अच्छा सुनो ध्यान से, अब जो रिवीजन क्लास अब हमारी स्टार्ट होने जा रही है ना रेजिडेंशियल स्टेटस की, वो पूरी की पूरी क्लास में ना मैं साथ में नोट्स नहीं दिखा पा रहा, मतलब कोई टेक्निकल इशू था। तो मैंने अभी वीडियो चेक किया तो उसके अंदर नोट्स दिख नहीं रहे, बट नोट्स आपके पास बने हुए हैं। आप कहीं से भी अपने कोचिंग ली होगी, रेजिडेंशियल स्टेटस के नोट्स आपके पास होंगे। समरी बुक मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है जी, ठीक है। लेटेस्ट वाली समरी बुक मैं कल डाल दूंगा, मैंने उस क्लास के अंदर बताया, बट मैंने समरी बुक पहले वाली डाली हुई है। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनके पास क्लास के नोट्स होंगे, मतलब जो भी आपके पास नोट्स होंगे ना, बस वो नोट्स खोल के सामने बैठ जाना, ठीक है जी। और मेरी बातें सुनते रहना, पूरी क्लास आपकी रिवाइज हो जाएगी। मतलब उसमें ना नोट्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर रहा हूँ तो वो नोट्स आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो वो जो भी किसी भी टीचर के नोट्स आपके पास होंगे, जहाँ से भी आपने कोचिंग लिया, मुझसे कोचिंग लिया तो मेरे नोट्स हो गए, कहीं से भी कोचिंग ली होगी उनके नोट्स बस एक बार खोल के बैठ जाना, पूरी कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी फिर कल हमें करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। चलो अब रिवीजन क्लास देखना स्टार्ट करो, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं जी। है प्यार तो हर हर पल ये कहना चाहिए, मैं मैं रहूं रहूं या या ना ना रहूं, रहूं, भारत भारत ये ये रहना रहना चाहिए। चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं मैं रहूं रहूं या या ना ना रहूं, रहूं, भारत भारत ये ये रहना रहना चाहिए। चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया जी, वधिया ही होना चाहिए जी। ओए होए 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 होए, नारंगी कलर के बच्चों, भाई साहब चेहरे ही पहचान में नहीं आ रहे कई बच्चों के। मतलब एक दिन पहले क्या थे और एक दिन के बाद देख लो होली के बाद अपने चेहरे के। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें ना, तुम्हें इंद्रधनुष देख के भी ना डर रहा है, इंद्र वो शर्मा रहा है कि हाय राम, मेरे में तो फिर भी 7 कलर होते हैं, ये 15-20 कलर के बच्चे कहाँ से आ गए हैं। कई बच्चों को अपनी, अच्छा एक बात बताना, आपको अपनी शक्लें पहचान में तो नहीं आ रही होंगी ना? मतलब कई बच्चों के तो चलो कलर उतर उतर गए हैं, उन्होंने ज़्यादा रंग नहीं खेले, बट जिन्होंने गंदे वाली होली खेली है उनको तो अपनी शक्लें पहचान में नहीं आ रही होंगी। मतलब जब वो शीशे के सामने जाते होंगे डर जाते होंगे, "ओह, ओह, ये कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया"। और कई बच्चों को तो चेहरे ऐसे हैं ना, उनको बस आंखों का ना वो वाइट वाइट कलर का ना वो सर्कल दिख रहा होगा, बस उनको और कुछ नहीं दिख रहा अपने चेहरे पे। छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे गलियों को आपको देख के, रात को बाहर मत निकल जाना कहीं आप। चलो री, इधर देखो ध्यान से री। चलो बढ़िया खेली होली, ठीक है रे। अब असली होली हमारी कब होगी? जब इस बार रिजल्ट के अंदर पास लिखा होगा ना, देखो फिर हमारी होली होगी जी। उस दिन होगी जबरदस्त होली, मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन मस्त वाली होली होगी जी, ठीक है। चलो अब कल जो होली खेली है, बट अब ये टारगेट लेके चलो कि सर जून में एग्जाम क्लियर करने हैं, फिर खेलेंगे बढ़िया वाली होली, मस्त तरीके वाली होली खेलेंगे जी, पक्का वादा रहा। चलो जी इधर सुनो ध्यान से। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1 की हमने रिवीजन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 1 हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, आज हमें चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन आज हमें स्टार्ट करनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस की जी, ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस की आज हम पूरी कंप्लीट रिवीजन नहीं करेंगे, दो लेक्चर रिवीजन के हमारे लगेंगे। एक तो आज हम करेंगे, कल फिर हमारा एमसीक्यूज वाला सेशन होगा जी। कल हमें करने एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज भी नॉर्मल नहीं, हाई लेवल के एमसीक्यूज, ठीक है। उसके एमसीक्यूज बना के पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है, पहले वो सारे बच्चे ऐड हो जाओ जी। नाम आप सबको पता होगा, सीए विवेक गाबा टैक्स लव के नाम से अप्रोक्सीमेट हमारे 32,000 फैमिली के मेंबर्स हैं, उसमें आप जुड़ जाना जी। और मैं कल दोपहर तक पहले एमसीक्यूज बना के डाल दूंगा। एमसीक्यूज आपने पहले खुद प्रैक्टिस करने, फिर मैं शाम को करवाऊंगा जी। अच्छा, कल जो हमारी क्लास होगी ना, शायद मैं क्लास आपकी मतलब करूँगा 9 बजे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल ना मेरे प्रोफेशनल वाले बच्चों की भी क्लास है, जो मेरा नया बैच चल रहा है, और उनकी क्लास मेरी ख़त्म होती है 7:30 बजे, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास जो होगी ना फिर वो 9 बजे करूँगा, ठीक है। तो कल आपकी क्लास का टाइमिंग होगा 9 बजे, बट कल हमें करने एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज कौन से? जो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया उसके कंप्लीट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो करेंगे ना, वो इस मतलब आने वाले कल हम संडे में करेंगे जी, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन करनी स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो,
अच्छा, कई बच्चे ना बार बार मुझे कह रहे हैं कि सर ये समरी बुक ना हमें वहाँ पे मिल नहीं रही है। तो मैं ऐसा करूँगा, ये वाली समरी बुक जो है एक बार मैं दोबारा से ना मतलब दोबारा से डाल दूँगा, दोबारा से डाल दूंगा ये वाली समरी बुक में सारी की सारी। इसमें जो अमेंडमेंट्स थी, अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करके आज शाम नहीं, आज शाम तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि अभी मेरे को काम है थोड़ा सा, कल डाल दूं। वैसे तो कई बच्चों को से ये वाली समरी बुक है और इनकम टैक्स में इतनी कोई ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं है, तो आप वो वाली समरी बुक भी फॉलो कर सकते हो। पर हाँ, कुछ चेंजेस हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको रिवाइज ही दे दूँ भाई, ताकि आप रिवाइज से ही पढ़ लो, क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस वैसे वैसे जहाँ जहाँ बीच बीच में देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, सैलरी में कोई चेंज इतना है नहीं है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इतना चेंज था नहीं, तो मतलब मेन चैप्टर तो आपके सेम ही है, बट जो भी आपके छोटे मोटे चेंजेस है ना, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी करके मैं दे दूँ। ठीक है, तो जिनके पास पुराने वाली समरी बुक है वो सही पढ़ सकते हैं, और अगर नए वाली चाहिए आपको मतलब विद रिवीजन वाली चाहिए, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि कल तक आपकी डाल दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं क्या काफ़ी दिन से रहा हूँ, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार, मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक है, तो मैं तभी बार बार बोलता हूँ ये वाली समरी बुक फॉलो कर लो, क्योंकि कल संडे भी मेरी पूरा दिन क्लास है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा भाई। मेरे को अगर 1 घंटा भी मिल जाए ना, मैं सारी इसके अंदर अमेंडमेंट डाल दूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज रात लेट नाइट जाग के थोड़ा सा इसके अंदर मैं अमेंडमेंट डाल के आपको मैं ये दे दूँ जी। ठीक है, तो कल तक का वेट कर लेना। बाकी जो समरी बुक आपके पास ये वाली है, ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी डली हुई है। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, सर्च के ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पे लिख देना इनकम टैक्स हैंड रिटन बुक, इनकम टैक्स हैंड रिटन बुक, तो ये बुक आपके सामने आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बार चैप्टर नंबर 2 की आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है, और चैप्टर नंबर 2 हमारा है जी रेजिडेंशियल स्टेटस का। चैप्टर नंबर 2 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का है। अब इस बुक की मैं बात नहीं कर रहा, ये तो मेरे क्लास के नोट्स हैं, ये तो मेरे क्लास के नोट्स हैं, आपने रिवीजन उससे ही करनी है जो समरी बुक मैंने अभी आपको दिखाई थी जी। ठीक है, ये मेरे क्लास के नोट्स हैं, मैं बच्चों को बनवाता हूँ रेगुलर बैच के अंदर, ये वो वाले नोट्स हैं जी। ठीक है, एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो जी। अब जो लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, उसमें टैक्स के रेट हमने कंप्लीट कर लिए, सरचार्ज हमने कंप्लीट कर लिया, एमआर हमने कंप्लीट कर लिया, स्पेशल इनकम पे क्या रेट ऑफ टैक्स होंगे वो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर कंपनी वाले केस में क्या टैक्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में क्या होंगे, एचयूएफ वाले केस में क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। फिर राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे 10 के मल्टीपल में, वो सारी बातें भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब आज जो हमें स्टार्ट करना है, आज हमारे चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा और कब कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, ये सारी की सारी बातें आज हमें इसकी रिवीजन हमें स्टार्ट करनी है। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेके ना 9 तक के जो प्रोविजंस होंगे वो सारे के सारे आपके रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के होंगे। सेक्शन नंबर 5 हमारा किसका होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन नंबर 5। 6 में क्या लिखा होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, वो सारी की सारी बातें आपकी 6 में निकल के आती हैं। सेक्शन नंबर 7 है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सारी की सारी बातें 7 में है, जो हम सैलरी के बाद हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 8 हमारे किसी काम का है नहीं, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, और 9 ये बात कहता है इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 है। अब सेक्शन नंबर 9 में एक छोटा सा चेंज आया जी। आपने अगर इस बार की अमेंडमेंट क्लास देखी हो, तो इस बार की अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी मैंने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस में बिल्कुल छोटा सा चेंज है, और वो सिर्फ चेंज सेक्शन नंबर 9 के अंदर है और कहीं पर भी नहीं है। मतलब बाकी पूरा चैप्टर सेम है जो आपने दिसंबर के अंदर पढ़ा, सिर्फ एक छोटा सा बिल्कुल चेंज है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, और मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में वो अमेंडमेंट आएगी जी। बाकी मुश्किल नहीं है, आपने देखा होगा अमेंडमेंट क्लास के अंदर, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पर भी करवा दूंगा। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले ना याद करो, हमने क्लास में सेक्शन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा और कब कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब स्टेटस निकालने से पहले ना मैंने कहा था कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि कब कोई इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब रूल नंबर 1 ये बात कहता है कि जब भी आपको किसी भी पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करना होगा ना, तो हर पर्सन का स्टेटस जो है आप वो सेपरेट कैलकुलेट करोगे, मतलब सेम कैलकुलेट नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, एक बात में सोच के बोलना सर, अगर मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मान लो नहीं, एक्चुअल में इंडिविजुअल ही हूँ, ठीक है नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ तो क्या मेरी फैमिली का हर पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा? आंसर इज नो। अगर मेरे फादर इंडिया के रेजिडेंट हैं तो क्या मैं भी रेजिडेंट बनूंगा? आंसर इज नो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि हर पर्सन का स्टेटस जो होगा वो सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, सेम कैलकुलेट नहीं करोगे। मतलब इंडिविजुअल का अलग कैलकुलेट करोगे, कंपनी का अलग कैलकुलेट करोगे, फर्म का अलग कैलकुलेट करोगे, एचएफ वाला मतलब हर पर्सन का सेपरेट रूल्स होंगे, उसके बेस पे कैलकुलेट करोगे। रूल नंबर 1 ये बात कहता है। फिर रूल नंबर 2 ये बात कहता है
कि एक पर्सन जो है उसका जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे ना, वो प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे, असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट नहीं करोगे। रीजन, क्योंकि हमें इनकम किस साल के लिए निकालनी होती है, प्रीवियस ईयर के लिए। तो जिस साल की भी इनकम निकालनी होगी तो स्टेटस भी उस साल का चेक होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो स्टेटस आप प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन करोगे, क्योंकि जिस साल की इनकम होगी उसी साल का स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर रूल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक पर्सन एक ही साल में एक से ज़्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है। इट मीन्स अगर मान लो मैं इस साल इंडिया का रेजिडेंट बना, इट डजंट मीन मैं और किसी कंट्री के अंदर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि रेजिडेंट बनना ना बनना वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और एक बात बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जाके उन कंट्री की अगर मैं कंडीशन बाई चांस अगर सेटिस्फाइड कर देता हूं, तो क्या उन कंट्री के अंदर भी सेम प्रीवियस ईयर के अंदर मैं रेजिडेंट बन जाऊंगा, नहीं बन जाऊंगा? यस, बन जाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 3 ये बात कहता है कि आप एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री के भी आप रेजिडेंट बन सकते हो। पॉइंट नंबर 3 इस बात का जी। फिर पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, वो हमेशा ही इंडिया का रेजिडेंट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। और अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, वो हमेशा ही इंडियन सिटीजन होगा, ये भी जरूरी नहीं है। मतलब इंडिया का रेजिडेंट होना और इंडियन सिटीजन होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को आप अलग अलग लेके चलोगे। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि रेजिडेंट होना ना होना वो बर्थ पे डिपेंड करता है, और हमारा सिटीजन होना है ना होना या तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा या हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो वो उस पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी नंबर ऑफ डेज वाली कंडीशन नहीं है जो आपके स्टेटस वाले केस में है जी। ठीक है, तो देखो ये बात वही यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके दोनों के सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों का आप अलग अलग लेके चलोगे। ये सेम बातें आपके समरी बुक के अंदर भी दी हुई हैं जी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? अब अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बनाना है तो मुझे फटाफट से बोल दो, याद करो एक बार, जितने बच्चे सामने बैठे हैं शाबाश, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। देखो यार ऐसे नहीं, देखो मान लिया भाई आपने कल खूब हो होल्ला करके आपने होली खेली है, मान लिया आप थोड़े से आज थके हुए हो, बट एक बात मैं बता दूं सर, जो थक गया उसका काम खत्म हो गया, लगा लो जी बस। ठीक है, तो प्लीज 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 सारे बच्चे एक बार सीधे होकर बैठे, फटाफट सारे बच्चे एक बार पार्टिसिपेट कर। देखो अगर पार्टिसिपेट करोगे ना तो पता भी नहीं लगेगा 1 घंटा कब गया, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये मतलब याद ही नहीं आ रहा मैं कुछ। ठीक है, तो जितना हो सके मेरी फैमिली का हर बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे जी। ठीक है जी। अब एक बात मैंने बताओ जी, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ना हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बेसिक कंडीशन। अब जो भी आपकी 2 बेसिक कंडीशन होंगी, अगर उन दोनों में से सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो हम इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे, और अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर हम क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अब 2 बेसिक कंडीशन कौन कौन सी निकल के आ रही? पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे। मैं दोबारा बोलूंगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में रहे तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर 182 डेज से कम रहे, अगर 182 डेज से कम रहे बट 60 डेज और मोर रहे और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे, तो भी आप इंडिया में क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करोगे इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाओगे। एक बार दोबारा बोलना फटाफट से, पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? सर पहली कंडीशन ये निकल के आ रही है कि हमें ना इंडिया में रहना है और इंडिया में टोटल 182 डेज या उससे ऊपर रहना है, और अगर हम इंडिया में 182 डेज भी रह लेंगे तो भी हम रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर 182 से ऊपर रह लेंगे तो भी हम रेजिडेंट बन जाएंगे। बट हाँ, अगर हम 182 से कम रहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं 181 डेज रहा, तो 181 डेज अगर मैं रहूंगा तो भी रेजिडेंट बन सकता हूँ। कब? अगर वो 60 डेज और मोर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ही है, और पिछले 4 साल में इमीडिएटली पिछले 4 साल में 365 दिन या अगर उससे ऊपर होंगे तो मैं इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा। ठीक है, अब एक बात मैंने सोच के बताओ रही, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आप इंडिया में 182 डेज रहे, अगर आप इंडिया में 60 दिन या उससे ऊपर रहे, या अगर आप इंडिया में 365 दिन या उससे ऊपर रहे, तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि इंडिया का मतलब क्या था? याद करो मैंने क्लास में आपको समझाया भी था कि इंडिया की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक तो बेस लाइन, मतलब जो भी आपके 28 स्टेट होंगी, 8 यूटी होंगी, 12 नॉटिकल माइल्स वाला पानी, ये भी आपका इंडिया है, और 200 नॉटिकल माइल्स वाला पानी, ये भी आपका इंडिया है। बट किस पर्पज के लिए? हाँ जी राघव, अरे भाई के कहने लग रहा है भाई? राघव सोना ना भाई, सोना नहीं है मेरे बच्चे, ना 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 मेरा बाबू, मेरा ना, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ ऐसे सीधे होके बैठना। देखो सोन वाला काम नहीं है भाई, सोना नहीं है बिल्कुल। फटाफट से बताओ, यहीं चैट बॉक्स में मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब वाले भी कहीं भाई साहब चैट को क्या हो गया जी, फटाफट लिख बार राघव आप लिख के बताओ। याद करो, आपको मैंने कहा था कि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है
और 200 नॉटिकल माइल्स भी आपका इंडिया है, बट किस पर्पस के लिए? ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस के लिए। और 200 से अगर बाहर वाला पानी होगा, ये सारा का सारा पानी इंडिया से बाहर होगा, ये हमारे किसी काम का है नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप इंडिया में रहे हो, कहीं पर भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप रहे हो, तो इंडिया में अगर कंडीशन आप सेटिस्फाइड करोगे ना, आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो पहली बात तो इंडिया में ऐसा नहीं है एक जगह पे रहना है, दूसरी बात ऐसा नहीं है एक साथ रहना है, तीसरी बात ऐसा भी नहीं है बिजनेस के लिए रहना है। इट मीन्स अगर आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी भी तरह से रहे, अगर टोटल 182 डेज या 60 दिन वाली अगर कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दोगे, आप इंडिया के रेजिडेंट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात मुझे अब सोच के बताना, अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आपने बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड कर दी, सेकंड नहीं की, तो भी आप क्या बन जाओगे? आर बन जाओगे। अगर बेसिक कंडीशन आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेटिस्फाइड की, सेकंड नहीं किया, सेकंड की फर्स्ट की, तो भी आप क्या बन गए? आर बन गए। अगर दोनों सेटिस्फाइड कर दी तो भी क्या बन गए? आर बन गए। अगर दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं की तो क्या जाके बनोगे? अनार। मतलब अनार बनने की, हेलो भैया इधर इधर, अनार बनने की बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं दोनों की दोनों, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैं दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? एनआर। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो रेजिडेंट बनने की 2 कंडीशन है, आप दोनों में से एक अगर सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बन जाओगे, पर अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाइड नहीं करोगे फिर कहीं जाके क्या बन जाओगे? एनआर। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि वैसे तो ना आपकी 2 कंडीशन है। अब जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले होंगे या यूट्यूब फैमिली वाले होंगे या जो रिवीजन क्लास डेली बेस पे आके देख रहे होंगे, अब ये बात तो ना अपने क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होंगी कि बेसिक कंडीशन 1 है और बेसिक कंडीशन 2 है। भाई अगर 1 सेटिस्फाइड करोगे 2 नहीं करोगे तो भी आर बनोगे, अगर 2 करोगे 1 नहीं करोगे तो भी आर करोगे, अगर दोनों करोगे तो भी आर बनोगे, और अगर दोनों नहीं करोगे तो फिर क्या जाके क्या बन जाओगे? एनआर। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि वैसे तो रेजिडेंट बनने की ना 2 बेसिक कंडीशन है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, प्लीज यहाँ पे हाई अलर्ट हो जाओ जी, प्लीज यहाँ पे हाई अलर्ट हो जाओ जी। वैसे तो रेजिडेंट बनने की आपकी 2 बेसिक कंडीशन है। एक बार फिर बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे सीधा देख लोगे, अगर आप सीधा देख लोगे तो आपका फायदा है। वैसे तो रेजिडेंट बनने की आपकी 2 बेसिक कंडीशन है। एक बार दोबारा बोला, मैंने क्या बोला? बोलो 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 बोलो, क्या बोला? वैसे तो रेजिडेंट बनने की आपकी 2 बेसिक कंडीशन है, बट अब हम आपको 5 केस बताने जा रहे हैं। इन 5 केस में 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। बस ये बात ध्यान देना। मतलब अब गवर्नमेंट 5 केस बताने जा रही है कि इन 5 केस में आपकी 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। अब अगर 5 केस में 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होगी तो मतलब क्या होगा फिर? या तो वो रेजिडेंट बनेगा 182 की वजह से, या वो कोई नई कंडीशन बताएंगे, या कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे वो सिंगल डे भी इंडिया में नहीं रहा होगा ना तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। हैं? नहीं, अरे भाई क्या कहने लाग रहे भाई सर, मतलब सर कहने लाग रहे भाई अगर वो सिंगल डे भी इंडिया में नहीं रहा होगा भाई तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा? आंसर इज यस। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होंगी, बट आप रेजिडेंट कब बनोगे? या तो 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर लो, या गवर्नमेंट कुछ दूसरी कंडीशन बताएगी, या गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर सिंगल डे भी आप इंडिया में नहीं रहोगे तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे। वो बात अलग है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है बट तो भी आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो सकते। हम ये देखने हैं कि वो 5 केस कौन कौन से हैं कि जिस केस में 60 दिन वाली कंडीशन हमें चेक नहीं करनी। अच्छा, आप में से है कोई इंटेलिजेंट बच्चा? जितने बच्चे मेरे अगर रेगुलर बैच के बैठे हैं, अगर वो डेली बेस पे रिवीजन कर रहे हैं, चाहे वो इस बैच के हैं चाहे वो प्रीवियस बैच के हैं, इवन चाहे वो मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे, जितने बच्चे भी सामने मेरे बैठे हैं, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना कि वो 5 केस कौन कौन से हैं। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ सर, एक बार आप तो बताओ ना, एक बार मुझे कोशिश करके बताओ तो सही कि हाँ आपने कितने सही ढंग से पढ़ा हुआ है। 5 केस कौन कौन से, मतलब ऐसे 5 केस कौन कौन से हैं, ऐसे 5 केस कौन कौन से हैं कि जिन केस में, दोबारा बोलूंगा, ऐसे 5 केस कौन कौन से कि जिन केस में 60 दिन वाली कंडीशन हमें चेक नहीं करनी। ऐसे 5 केस कौन कौन से कि जिन केस में हमें 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करनी। अब बताओ सबसे पहला केस क्या निकल के आ रहा है? सर सबसे पहला केस आपने ना क्लास में हमें याद आ रहा है, सबसे पहला केस आपने हमें बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, अरे यार बताया तो था सर ने, याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा? सर ने बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, हाँ हाँ याद आ गया, क्या था क्या? अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल है इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है, उस केस में हम ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। एक बार दोबारा बोलूंगा, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है,
इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट करिए उस केस में हम ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। एक बार लास्ट टाइम बोलो, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है, तो मुझे आवाज मार देना, मैंने क्लास के अंदर भी यहाँ पे जोर दिया था, क्या इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर मुझे पता है, सारी बातें आपको पता है, भाई आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये टाइम वेस्ट नहीं है सर, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की रिवीजन बढ़िया हो जाएगी अगर आप सही ढंग से बताओगे मुझे। एक बात मैं बताओ यहाँ पे, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्लीज प्लीज, अब अगर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट मींस अगर मैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जा रहा हूँ जी, सोच के बोलना, अगर मैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर बाहर जा रहा हूँ, तो क्या उस केस में मुझे 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी होगी या दोनों चेक करनी होगी? मैं दोबारा बोलूंगा, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर फर्क है। हेलो अंकल, अंकल दोबारा से, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर फर्क है। फर्क ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो इंडियन कंपनी में आप काम कर रहे हो और इंडियन कंपनी अपने काम से किसी को बाहर भेज रही है, नहीं यार ये बात समझ में, अगर इधर इधर इधर, हेलो भैया, अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी किसी को अपने काम से बाहर भेज रही है, तो वो फॉर द पर्पस में कवर नहीं होगा, वो इन द कोर्स में कवर होगा। मतलब फॉर द पर्पस का मतलब क्या है कि आप परमानेंटली बाहर जॉब करने जा रहे हो, आप परमानेंटली बाहर बिजनेस करने जा रहे हो। अब इसके सारे लॉजिक हमने क्लास में डिस्कस किए थे, मैं लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है, बट याद करो आपको मैंने कहा था कुछ बातें फॉरेन रिजर्व की होती हैं कि इंडिया में फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा आएगा उतना इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है नहीं, तो वो अपने क्लास के अंदर सीखा होगा, मैंने आपको बताया था। बट अभी के लिए इतना ध्यान दो कि अगर इंडिविजुअल हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हूँ और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा हूँ, उस केस में मैं रेजिडेंट तभी माना जाऊंगा अगर मैं 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा, नहीं तो मैं रेजिडेंट नहीं बनूंगा। ये बात क्लियर है? अब सेकंड केस सुनो रही, सेकंड केस से निकल के आ रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, मैं दोबारा बोलूंगा, सेकंड केस क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, कैसे? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मतलब अगर मैं इंडियन शिप की क्रू का मेंबर बन के इंडिया से बाहर जा रहा हूं, तो उस केस के अंदर भी ओनली 182 डेज वाली कंडीशन की बातें होंगी, वहां पे 60 दिन वाली कंडीशन की बातें नहीं होंगी, ठीक है जी। अब एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस केस में गवर्नमेंट करिए ओनली कंडीशन हम चेक करेंगे 182 डेज और मोर वाली। और दूसरा केस गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मतलब अगर इंडियन शिप में क्रू के मेंबर बन के इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो भी आपकी 182 डेज वाली कंडीशन हमें चेक होगी। अब यहाँ पे ना क्रू मेंबर वाले केस में मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा, आपको मैंने क्रू मेंबर वाले केस में ना डेज कैलकुलेट करना सिखाए थे क्लास में, जो मैंने कहा था कि आज से 2 साल पहले, आज के अमेंडमेंट नहीं है बट आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक रूल इंसर्ट किया था, रूल नंबर 126, कि जो क्रू मेंबर वाले केस होंगे उसमें दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कब मानेंगे वो इंडिया में था और कब मानेंगे वो इंडिया में नहीं था। तो क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी, हाँ जी, क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि क्रू मेंबर वाले केस में डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? रोहित, रोहित यार मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, देखो आप बताओगे। हाँ जी रोहित, उम्मीद है मेरे को पूरी आप बताओगे, फटाफट से बताओ। पेज नहीं पलटे, पेज नहीं पलटे, नालायक कई बच्चे ऐसे ऐसे कर करके पेज पलट रहे हैं, उसको छोड़ दो, एक बार याद करने की कोशिश करो सर, याद करने की कोशिश करो प्लीज, जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, याद आएगा नहीं। क्रू मेंबर वाले केस में डेज निकालने का तरीका था रूल नंबर 126 के अंदर, उसमें लिखा था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक, मैं दोबारा बोलूंगा, जिस दिन आपने शिप ज्वाइन किया, भाई जिस दिन आपने शिप ज्वाइन किया वहां से लेके जिस दिन आपने शिप साइन ऑफ किया, वहां तक का डिफरेंस आप इंडिया से बाहर मान के चलते हो। अब याद करो, मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया था, एक पर्सन शिप छोड़ के बाहर जा रहा है, तो जिस दिन वो शिप छोड़ के बाहर जाएगा वहां से लेके जिस दिन वो दोबारा से वापस यहाँ पे आएगा, उसका डिफरेंस हम मानेंगे इंडिया से बाहर, और 365 में से माइनस कर दो, अगर फिर भी 182 डेज बच रहा है तो फिर रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि क्रू मेंबर वाले केस में डेज निकालने का तरीका जो है वो रूल नंबर 126 के अंदर है, और रूल नंबर 126 ने क्या बोला कि, हाँ जी क्या बोला जी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दोबारा बोलो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ मींस क्या होता है कि जिस दिन वो यहाँ पे आके वेसल छोड़ेगा, तो जब वो वेसल में चढ़ा
और अब उसने वेसल छोड़ा, उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना उसको डीम्ड आउटसाइड इंडिया मान के 365 में से माइनस कर दो, और बैलेंस जो होगा वो आपका क्या बन जाओगे, आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे अगर 182 डेज और मोर होते। ठीक है, अच्छा अगर आप देख पा रहे हो इन दोनों केस में ना, इन दोनों केस में इंडिया छोड़ के जाने की बात हो रही है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन दोनों केस में, इन पहले वाले दोनों केस में ना इंडिया छोड़ के जाने की बातें हो रही हैं। बट अगर मैं अगले केस की बात करूंगा, अगला केस अब ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, या वो इंडियन सिटीजन है या वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। नहीं यार ये बात समझ में, हेलो भैया, सीधे सीधे बिल्कुल सीधे के बैठे, बिल्कुल सीधे के बैठे। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, आप बाहर वाली कंट्री से इंडिया में विजिट कर रहे हो, और आपकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं जी, क्योंकि ना कई बच्चे अभी भी रिवीजन क्लास में लिख रहे हैं सर थोड़ा सा ना और डिटेल में कराओ, और डिटेल में तो फिर रेगुलर बैच होता है। आप खुद, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो 55 लेक्चर मैंने जीएसटी में लगाए हैं वो मुझे 15 में ख़त्म करने हैं। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेट हमारे 70-80 लेक्चर लगते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, अगर 2-2 घंटे के होंगे तो 80 लग जाएंगे, अगर 2.5-2.5 घंटे के होंगे तो 70 लग जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमें रिवीजन करनी है ना, ये लगा लो 30 से 35 क्लास जो भी हैं वो रिवीजन क्लास तब कंप्लीट होंगी, तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा अगर आप पहले कुछ पढ़कर आए हो जी। और मुझे आपके तोते उड़ते हुए दिख रहे हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा कह रहा है भाई साहब ये कौन सी बातें कर रहे हैं यार, ये कौन सी बातें कर रहे हैं, फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख से ऊपर हो। ये सारी बातें दिसंबर 21 के अमेंडमेंट के अंदर, अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी, और अमेंडमेंट क्लास में विद एग्जाम्पल मैंने सारा कॉन्सेप्ट वाला समझाया था जी। अगर आपने अमेंडमेंट क्लास भी देखी होगी तो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। तो अगला कैसे निकल के आ रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के पर्सन, आप इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। मैं दोबारा बोलूंगा, आपकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, उस केस में भी 182 डेज चेक करने हैं। और अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ज्यादा है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर 15 लाख से ज्यादा है, अगर तुम्हारी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो तुम रेजिडेंट कब बनोगे? एक तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, या अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो एक नई कंडीशन गवर्नमेंट ने दिसंबर 21 में इंसर्ट की थी। कौन सी? गवर्नमेंट ने कहा था, बोलो बोलो बोलो, बहुत सही बोल, बिल्कुल सही बोलो, कहा था कि 120 डेज और मोर रहा हो और पिछले 4 साल में 365 दिन। मतलब कहां सिर्फ अभी तक 182 डेज की बातें होती थी जी, कहां सिर्फ अभी तक 182 डेज की बातें होती थी। बट अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ऊपर होगी तो आप वाले केस में 182 डेज तो है ही है, आप 120 डेज और मोर कर दोगे और पिछले 4 साल में 365 दिन कर दोगे तो आप इंडिया के रेजिडेंट मान लीजिए। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे जी, अगर 15 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 182 डेज तो है ही है, फिर 120 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? दिशा कह रही है सर एक बात बताओ, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं लग रहे दोनों कॉन्सेप्ट इंडिया से इंडिया में आने वाले हैं? यस दिशा, तो सर फिर इंडिया में जाने वाले कौन से हैं? पहले 2 केस है, तो टोटल 4 केस में से पहले 2 केस जो है वो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं और अगले 2 जो केस होंगे वो इंडिया के आने वाले होंगे। ये बात क्लियर है? क्या डाउट आ रहा है? पीयूष कह रहा है सर आपने तो हमें क्लास में 5 केस करवाए थे, अभी आपने 4 केस कराए। अभी मैंने 4 केस कराए हैं, 5वां केस अभी आएगा, उसको बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट वाला। वो सबसे खतरनाक केस है, उसमें पता क्या लिखा है? डीम्ड रेजिडेंट, मतलब माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा आप इंडिया के रेजिडेंट हो। बट उससे पहले एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो कि अभी तक आपने क्या देखा जी। सर मैं रिवीजन कराऊं सर, कसम है, देख लो अगर आप बीच में बोले। ठीक है जी सर, देखो अभी तक आपने पता क्या बताया, आपने ये बताया कि एक चैप्टर होगा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का, सेक्शन नंबर 5 से लेकर 9 तक के जो प्रोविजंस होंगे वो सारे इसमें लिखे होंगे। 5 का मतलब होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। 6 का मतलब होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 का मतलब क्या होता है? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया।
8 का मतलब शाबाश 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 बोलते रहो सर, 8 हमारे किसी काम का नहीं है। 9 का मतलब क्या होता है? इनकम डीम टू बी, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये सारी की सारी बातें 9 में है, तो 5 हमें कवर करना है, 6 हमें कवर करना है, 9 हमें कवर करना है। सैलरी में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 7, 8 हमारे किसी काम का है नहीं। अब सबसे पहले 5 को करने से पहले हमने स्टार्ट किया 6। अब 6 में जब भी हम स्टेटस कैलकुलेट करेंगे तो कुछ बेसिक बेसिक बातें होंगी जो हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, हाँ जी हेलो भैया, सबसे पहली बात, हम जब भी स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, हम जब भी स्टेटस कैलकुलेट करेंगे हर पर्सन का सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, सेम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे। रीजन क्योंकि इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर की, तो स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट होगा। तीसरी फिर क्या निकल के आ रही है कि भैया एक बात और ध्यान देना कि एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री के भी आप रेजिडेंट बन सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने उन कंट्री में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया की है। और फिर अगला केस क्या निकल के आ रहा है कि भैया इंडिया का सिटीजन होना या इंडिया का रेजिडेंट होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम नहीं होते, दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमें निकालना आया स्टेटस। जी स्टेटस में गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई रे, दो बातें हैं भाई साहब, दो बातें हैं, इन दो बातों में से कोई भी एक बात अगर सेटिस्फाइड कर दोगे, इन दो बातों में कोई भी एक बात अगर आप सेटिस्फाइड कर दोगे, आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। सबसे पहली बात क्या निकल के रही है कि अगर आप इंडिया में रहे हो, जी मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया में रहे हो, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया में रहे हो, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया में रहे हो, तो अगर आप इंडिया में रहे हो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से उससे ज्यादा, तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप 182 डेज से कम रहे बट 60 डेज और मोर रहे, मैं दोबारा बोलूंगा 60 डेज और मोर रहे, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे, तो भी आप इंडिया में क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। और गवर्नमेंट कहती है भैया ये दो बेसिक कंडीशन तो है ही है, बट 5 केस ऐसे होंगे जहां पे आपको बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी। मैं दोबारा बोलूंगा 5 केस ऐसे होंगे जहां पे बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी। एक बार फिर बोलूंगा 5 केस ऐसे होंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? खुशबू। खुशबू, तो कितना बढ़िया नाम है। बच्चा आंखें, बच्चा कह रहा है नींद आ रही है, अभी सुलवा रहा हूँ, अभी सुलवा रहा हूँ ना, पूरे पत्थर तोड़ पूरा दिन, देखो कितना मेहनत करके आयो। मतलब मैं तो वेला ही घूम रहा था। मतलब हद हो गई यार, ये ऐसे नहीं करना। देखो ये देखो फिर मजा नहीं आता। नहीं मुझे फटाफट से बताओ जी, आप ही बताओगे मुझे 5 केस में जो कंडीशन में 182 डेज वाली हमें चेक नहीं करनी, जो 182 डेज वाली हमें चेक नहीं करनी या 60 दिन वाली चेक नहीं करनी, पहले मेरे को ये बताओ। मतलब 5 केस मैं बताने जा रहा हूं, उसमें कंडीशन कौन सी चेक नहीं करनी? बहुत बढ़िया, 60 दिन वाली हमें चेक नहीं करनी, 182 डेज वाली हमें चेक करनी है, और दूसरी भी चेक करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है, बस ये बात ध्यान दो। अब सबसे पहला केस कौन सा है सर? सबसे पहला केस तो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है, उस केस में हम चेक करेंगे ओनली 182 डेज। फिर दूसरा केस क्या निकल कर, अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, तो भी हम 182 डेज चेक करेंगे। बट क्रू मेंबर वाले केस में डेज निकालने का तरीका रूल नंबर 126। अब रूल नंबर 126 में क्या लिखा हुआ है कि जिस दिन वो शिप ज्वाइन करेगा, जिस दिन वो शिप ज्वाइन करेगा, दोबारा बोलो, जिस दिन वो शिप ज्वाइन करेगा और जिस दिन वो शिप साइन ऑफ करेगा, उन दोनों का डिफरेंस आप इंडिया से बाहर मान लोगे, 365 में से माइनस कर दोगे। अगर 182 डेज और मोर होंगे तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। ये हमारा सेकंड वाला। फिर अगले दो केस में क्या निकल कर, नेक्स्ट दो केसेस में है कि वो बाहर से इंडिया में आ रहा है, मतलब एक इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो बाहर सेटल्ड हो चुका था, जो बाहर सेटल्ड हो चुका था और अब वो इंडिया में विजिट करे किसी भी काम से, इंडिया में विजिट करे किसी भी काम से, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में उसका आप ये चेक करो कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। अब अगर उस पर्सन की टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम छोड़ के, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम छोड़ के अगर 15 लाख तक है, तो फिर तो वहां पर भी 182 डेज में चेक करने। बट अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर वहां पे 182 डेज तो है ही है। एक नई कंडीशन ऐड हुई है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो पर्सन अब इंडिया का रेजिडेंट बन जाए। और मैं दोबारा कह दूं सर, ये अब की अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट दिसंबर 21 की है। तो कई बच्चों के जो आंखें खुली की खुली रह गई ना कि भाई ये कहाँ पे है, ये सारी की सारी बातें आपके दिसंबर 21 के अमेंडमेंट, और मैंने बहुत टाइम पहले ही वो पिछले साल ही डाल दी थी। ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा कह रहा है सर 5वां केस तो यहाँ पे है ही नहीं। भैया बार बार कह रहे हो कि 5 केस है, 5 केस है, 5वां केस कौन सा है? 5वां केस सुनो ध्यान से, 5वां केस क्या है? अब ये 5वां केस जो है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये डीम्ड रेजिडेंट वाला। अब ये डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है?
अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इसका मैंने पूरा लॉजिक आपको बताया था कि गवर्नमेंट ये क्यों लेकर आई, मतलब वर्ल्ड में लोग क्या कर रहे थे, आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड में लोग क्या कर रहे थे, बट अभी हमारे पास इतना में टाइम नहीं है। तो बस आप ये बात ध्यान देना कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल है इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है जी। एक बार दोबारा बोलो, अगर कोई इंडिविजुअल है इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट और वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ऊपर है और आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो मानना ही पड़ेगा आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। बस ये बात ध्यान दो। तो सर फिर एक बात बताओ भाई, जैसे अब ये इसमें लिखा हुआ है कि आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, तो अगर वो सिंगल डे भी, मतलब अगर वो सिंगल डे भी इंडिया में नहीं आया, मतलब आया ही नहीं है, तो क्या तो भी वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगा? आंसर इज यस। तो उसने कहीं पर भी नहीं कहा इतने दिन की बात हो रही है, वो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा भाई साहब इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो और तुम्हारी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है और तुम किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो ना, तुम्हें इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा, तुम डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस ये बात ध्यान दो। तो ये हमारे 5 केस है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला केस, एक बार मुझे फटाफट, शाबाश, बस 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 टाइगर, टाइगर जैसे होता है ना टाइगर, उस मूवी का, हाँ ऐसे तैयार होकर बैठ जाओ फटाफट से। और मुझे एक बार फटाफट से बोलना जी, अभी तक हमने क्या क्रक्स किया? सर क्रक्स ये किया जी, 2 बेसिक कंडीशन है, पहली सेटिस्फाइड नहीं होगी, दूसरी होगी तो रेजिडेंट बन जाएंगे, और दूसरी होगी, पहली भी होगी, दोनों रेजिडेंट हो गए, अगर दोनों नहीं होंगे तो क्या बनेंगे? एनआर। ये वाली एनआर वाली कैटेगरी है। फिर मैंने कहा जी आपकी एक्सेप्शन जो ऊपर दी है उसकी एक्सेप्शन है जी, जल्दी 5 केस कौन कौन से, आंखें बंद करके लिख डालो सर, आंखें बंद करके मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में लिख डालो। अरे यार, सबसे पहला केस है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में ओनली 182 डेज चेक करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा केस गवर्नमेंट ने कहा था इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप, उस केस में 182 डेज चेक करेंगे। अगला केस निकल कह रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, आप इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो आप वाले केस में 182 डेज चेक करेंगे। अगले केस में सेम केस है, आपकी टोटल इनकम अगर 15 लाख से ऊपर होगी तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं 182 डेज तो है ही है, एक नई कंडीशन भी है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन में होना चाहिए। हेलो भैया, आपकी बात कर रहा हूँ। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले 4 साल में 365 दिन चेक ही नहीं करेंगे, या उनको उनके टीचर ने बताया नहीं होगा, या अगर उन्होंने खुद पढ़ा होगा तो गलत स्टडी की होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि मेरे पास इतने डाउट आते हैं कि सर आप तो क्लास में कहते हो 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन में होने चाहिए, बट किसी ने तो कहा सिर्फ 120 डेज वाली कंडीशन है। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। सर सिर्फ 120 डेज चेक नहीं करने, 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन भी अगर होंगे तब जाके कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कि रेजिडेंट कब बनेंगे। अब एक बात बताओ, अगर कोई रेजिडेंट बन गया, अगर कोई रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट बनने के बाद 2 बातें निकल के आ रही हैं जी, कौन कौन सी? या तो वो क्या बनेगा ROR, या वो क्या बनेगा RNOR। अब देखो ROR बनना या RNOR बनना वो किस पे डिपेंड करता है? एडिशनल कंडीशन पे। अब मुझे फटाफट से बोल दो एडिशनल कंडीशन कितनी है? 2। अगर मैं दोनों के दोनों सेटिस्फाइड कर दूंगा तो क्या बन जाऊंगा? ROR बन जाऊंगा। अब सबसे पहले एडिशनल कंडीशन है कि पिछले 10 में से किसी भी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट रहे हो। दोबारा बोलो, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट रहे हो और पिछले 7 साल का सम टोटल 730 डेज और मोर हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ROR बनेंगे, नहीं तो RNOR बन जाएंगे। और आप सब जानते हो ROR की पूरी इनकम टैक्सेबल होती है, RNOR की उतनी इनकम टैक्सेबल नहीं होती इन कंपैरिजन टू ROR। देखो री, अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या बन गए? ROR। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है या दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या बन जाओगे? RNOR। बस ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर है। फिर देखो क्या लिखा है, बोथ एडिशनल कंडीशन इन ऑल केसेस एक्सेप्ट फॉलोइंग 2 केस, मतलब आपको हर केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, 2 केस छोड़ के। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आप इस कैटेगरी में कवर हो या अगर आप इस कैटेगरी में कवर हो ना तो मानना ही पड़ेगा आप RNOR हो। नहीं 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 नहीं, एक बार सर दोबारा, एक बार प्लीज दोबारा, एक बार दोबारा सर। निकिता,
निकिता इधर 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 सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। एक बात मैंने बताओ जी, याद करो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या सारे बच्चे अगर यूट्यूब फैमिली वाले बैठे हुए हैं, याद करो आपको ना क्लास में करवाया गया होगा, क्लास में आपको ये करवाया गया होगा कि आर एन ओ आर के लिए या आर ओ आर के लिए दो कंडीशन होती है। आर ओ आर एन ओ के लिए दो कंडीशन होती हैं जी, और अगर दोनों सेटिस्फाइड करोगे तो आर ओ आर, नहीं करोगे तो आर एन ओ आर। बट अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि दो केस ऐसे हैं जिसमें एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। सर एक बार दोबारा, दो केस ऐसे हैं जिसमें एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। सर फिर अगर एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो आर ओ आर है आर एन ओ आर है? तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर, प्लीज अगर, इधर देखो देखिए, अगर आप इन दोनों केसेस में एडिशनल कंडीशन चेक करने गए फिर देख लेना तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में ये दोनों पर्सन हमेशा ही आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर हो। और आपको मैंने क्लास में लॉजिक भी बताया था कि आर एन आर वाली कैटेगरी में क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इनके ऊपर हार्डशिप हो रही है, बेचारे अभी तक रेजिडेंट थे नहीं, और अगर डायरेक्टली आर ओ आर वाली कैटेगरी में डाल देंगे तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब चाहे तुम डीम्ड रेजिडेंट हो, चाहे तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने हो, मैं दोबारा बोलूंगा, चाहे तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने हो या चाहे तुम डीम्ड रेजिडेंट हो, इन दोनों केस में ही, इन दोनों केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है तुम आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये बात ध्यान दो। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हर केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, बट इन दोनों केस में कोई भी एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी, हमेशा ही आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान। ठीक है, तो अब जाके इंडिविजुअल का सारा स्टेटस हमारा कंप्लीट हो गया कि इंडिविजुअल में आर कब निकालते हैं, एनआर कब निकालते हैं, आर के बाद आर ओ आर कब होगा, आर एन ओ आर कब होगा, फिर उसके बाद जी आर एन ओ आर के दो केस ऐसे होंगे जो हमेशा आर एन ओ आर बनेंगे, कौन कौन से? सबसे पहला केस गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनोगे तो फर्स्ट केस तो ये है, और सेकंड केस गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे अंडर सेक्शन 61 कैपिटल ए तो भी तुम क्या बन जाओगे, आर एन ओ आर, बस ये बात ध्यान। डन है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? दिक्कत तो नहीं है? अरे मेरे भिंडी मेरे शिमला मेरे मेरे बैंगनी कलर का, एक बार पूरा बैंगनी कलर का बच्चा बन के बैठा इतना आपको अप्रिशिएट हाँ मेरा बच्चा मेरा बाबू, इधर देखो ध्यान से, डन है, पक्का पक्का, चलो जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब ये तो हो गई सारी बातें इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल की बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अच्छा इसके लिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा 15 लाख की इनकम निकालते कैसे हैं। अभी टेंशन मत लेना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने क्लास में तो किए ही होंगे, आपको मैंने क्लास में करवाए होंगे, बट जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं तो उनको भी मैं करवा दूंगा। तो जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा इस चैप्टर के, उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि 15 लाख रुपए की लिमिट की वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है ना, अभी के लिए बस इतना ध्यान दो कि आपकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है तो 182 डेज है, अगर 15 लाख से ऊपर होगी तो फिर 120 डेज वाली कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक है जी, अब आगे चेक करना जी यहाँ पे। अब इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं आपको पता ही है जी, अगर आप आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड मतलब 1947 से जो पहले इंडिया था अगर उसमें पैदा हुआ तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन। उसमें कौन कौन था, इंडियन ओरिजिन सॉरी इंडिया, इसमें कौन कौन था आपका, इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, बस कोई नेपाल कोई भूटान कोई ये नहीं है, चाइना कोई, सारा का सारा वर्ल्ड कवर कर लो, आंसर इज नो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, अगर किसी का बर्थ हुआ है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, बट अगर बर्थ हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले। अब सोच के बोलना क्या हम सब बच्चे इस कैटेगरी में कवर होते हैं? सोच के बोलो क्या हम सब बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में कवर होते हैं? ओए मुझे घूर के क्यों देख रहे हो भाई? बच्चे कह रहे आप नालायक को डांट मत खा लेना मेरे से, मैं 87 से पहले का नहीं हूँ, आपकी जो उम्र है आपसे 3-4 महीने बड़ा हूँ बस। हाँ मैं स्वीट 16 हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं स्वीट 16 हूँ, इधर देखो ध्यान से। ठीक है जी, तो अगर किसी का बर्थ है 26 जनवरी 1950 के बाद बट 1 जुलाई 97 से पहले, तो गवर्नमेंट कह रही है ये लोग जो होते हैं ना ये लोग बाय बर्थ सिटीजन है, मतलब ये लोग जो हैं ये बाय बर्थ ही सिटीजन हैं। इनके केस में कोई दोस्त चेक नहीं करने, कोई रिलेटिव चेक नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। अगर आप इस कैटेगरी में कवर हो आप बाय बर्थ हो जी। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में कवर हो, मतलब अगर किसी का बर्थ, हमारी बात आ रही है जी, हमारी बात आ रही है जी, हमारी बात आ रही है, इधर देखो दिव्यांशु, यार पूरा दिन सोए रहोगे क्या, इधर देखो ध्यान से। हाँ और मुझे एक बार फटाफट से बोलना, दिव्यांशु मैंने क्लास के अंदर भी करवाया था कि अगर किसी का बर्थ हुआ है 1 जुलाई 1987 या उसके बाद बट 2004 से पहले, तो उस केस में क्या होगा जी, अब हुआ आपका 1987 के बाद बट 2004 से पहले है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उस केस में, मैं दोबारा बोलूंगा जी, उस केस में
आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन था तब हम इंडियन सिटीजन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। मतलब अगर हम अपनी बात करें ना, हमारा सिटीजन होना, मैं दोबारा बोलूंगा, हमारा सिटीजन होना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता। और तीसरी कैटेगरी जी, अगर 2004 के बाद जो बच्चे हैं, भैया 2004 के बाद अगर है तो फिर दोनों के दोनों मम्मी एंड पापा ये दोनों ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तब जाके बच्चा इंडियन सिटीजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात, अगर 87 तक है तो बाय बर्थ हो, 2004 तक है दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और अब की अगर बात करूंगा तो दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर ठीक है नहीं, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन होंगे तब जाके बच्चा इंडियन सिटीजन होगा, नहीं तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा। डन है जी। उसके बाद देखो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर एसएससी। अदर एसएससी मींस अदर देन इंडिविजुअल एंड एचएफ। मतलब किसकी बात हो रही है? एचएफ हो गया, एओपी हो गया, बीओआई होगा। मतलब अगर एचएफ का स्टेटस निकालना है, एओपी का निकालना है, बीओआई का निकालना है, पार्टनरशिप फर्म का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है हम चेक करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहनी। याद करो आपने क्लास में किया होगा जी, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सा भी कंट्रोल, याद आ रहा है कुछ आपको? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में है तो फिर पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी रेजिडेंट। अगर 100% कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा ना, फिर कहीं जाके बातें एनआर की होंगी, बस ये बात ध्यान दो। और सेम बातें एचएफ वाले केस में है, सेम बातें एओपी वाले केस में है, सेम बातें बीओआई वाले केस में। अब देखो एक बार चेक करो यहाँ पे जी, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर हिज होली और पार्टली इन इंडिया, अगर थोड़ा सा या सारा अगर इंडिया में है फिर तो वो रेजिडेंट होंगी, अगर सारा कंट्रोल बाहर होगा तो फिर वो क्या बन जाएंगी? एनआर। अच्छा, उसके बाद एक बात और ध्यान देना कि जो हमने आरओआर वाली कैटेगरी की थी ना, और जो हमने आरएनओआर वाली कैटेगरी की थी, वो इंडिविजुअल और एचएफ वाले केस के अंदर भी आती है। मतलब एचएफ वाले केस में याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर एचएफ को आरओआर बनना है तो एचएफ कुछ तो कंडीशन चेक नहीं करेगी, फिर कौन चेक करेगा? करता जो एक्चुअल में कुछ नहीं करता, बट गवर्नमेंट कह रही कि भैया करता तुम्हारे वाले केस में अगर तुम दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तब तुम्हारी एचएफ आरओआर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एचईएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो तो भैया डिपेंड करता है कंट्रोल पे। एचईएफ का आरओआर होना या आरएनओआर होना वो कंट्रोल पे डिपेंड नहीं करता, वो कर्ता पे डिपेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है 4A क्या लिखा हुआ है? 4A टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोथ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड और ऑल अदर एसएससी एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचईएफ जो है या तो हम रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट बनेंगे, बस ये बात ध्यान। अच्छा, अब ये तो अब किसका निकालना आ गया? एक तो इंडिविजुअल का निकालना आ गया, एक निकालना आ गया अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एचईएफ, एओपी, बे और सोसाइटी वाले केस में। अब लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अगर हमें कंपनी का स्टेटस निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे जी? अब याद करो, कंपनी का स्टेटस मुझे कोई बताएगा जी? जितने बजे सामने बैठे थोड़ा बहुत याद करो, दिसंबर 21 में आपने क्या पढ़ा था जी? जल्दी फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो कि दिसंबर 21 में आपने क्या पढ़ा था। सर कंपनी वाले केस में ना आपने दो केस में बताए थे कि या तो कोई कंपनी होगी इंडियन या कोई कंपनी होगी फॉरेन। बहुत बढ़िया, ये तो मैंने बताए थे। सर अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी होगी ना तो वो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाएगी। मैं दोबारा बोल दूं, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी होगी वो हमेशा ही मानी जाएगी रेजिडेंट। बट अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी होगी सर उसके दो केस होंगे, या तो उस कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी या 50 करोड़ से ऊपर होगी। बातें पल्ले पड़ रही हैं? कई बच्चे तो बैठे हैं, आज मैं क्या जगराता, आज मैं क्या जगराता, दर्शन पाएंगे आएगी शेरों वाली माता। इधर ना सीधे होके बैठ जाओ मेरा बच्चा, सीधे होके बैठ जाओ, पढ़ लो इसको, पढ़ लो। क्या कह रहे हो? स्पीड थोड़ी सी स्लो करूं? अगर अब इससे स्लो करूंगा तो फिर बहुत सारे लेक्चर लग जाएंगे। चलो बाकी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाने हैं, बट देखो अगर स्पीड स्लो करके चलोगे फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँ, देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि एक बार बस आपने पहले पढ़ा हो, सिर्फ एक बार। और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ भगवान का वास्ता है मुझे गाली वाली निकाल के मत जाना सर। ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में रिवीजन होती है। ये बात समझ में आ रही ना आपको? हाँ चलो इधर सुनो ध्यान से। अब याद करो, फॉरेन कंपनी वाले केस में दो केस आपने बनाए थे कि अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो क्या होगा, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा। अब अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब वो छोटी कंपनी है, उस केस में हमेशा ही उस फॉरेन कंपनी को एनआर वाली कैटेगरी में डाल दो। और अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है
उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में चेक करेंगे पोयम कॉन्सेप्ट। अगर उसकी पोयम इंडिया में होगी तब तो वो रेजिडेंट बनेगा, अगर पोयम बाहर होगी तो क्या बनेगा, एनआर। बट ये पोयम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा जिस कंपनी की टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। तो बस ये बात ध्यान दो कि 50 करोड़ तक अगर कोई फॉरेन कंपनी है ना तो हमेशा ही वो एनआर मानी जाएगी, उस केस में पोयम हमें चेक ही नहीं करना। तो पोयम कब चेक करनी है, जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है जी। ये बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देख लो जी, अब यहाँ पे ना पोयम की ये गाइडलाइंस हैं जी, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर भी हैं। जो बच्चे रेगुलर बैच वाले होंगे जिनका बैच अभी चल रहा है शायद उनको तो रिकॉल हो जाएंगी। जो रेगुलर बैच वाले नहीं हैं, जो रेगुलर बैच वाले नहीं हैं, मेरी पूरी एक क्लास पोयम के ऊपर ना मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। पोयम कॉन्सेप्ट आज से 1-1.5 साल पहले की है, बट 1-1.5 साल पहले की भी आप देख सकते हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पोयम कॉन्सेप्ट में अभी तक सिंगल चेंज नहीं आया। तो अगर किसी को पोयम कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कह रहे रिवाइज करना है, रिवाइज तो मैं भी करवा ही दूंगा, रिवाइज तो मैं भी करवा ही रहा हूँ, समझना है तो पोयम कॉन्सेप्ट बाय सी विवेक गाबा अगर आप लिखोगे, आज से 1-1.5 साल या 2 साल पहले की एक वीडियो होगी, मैंने पूरी डिटेल में बना के डाली थी, और आज तक सेम लैंग्वेज है और एग्जाम्पल भी सेम है जो यहाँ पे मैंने क्लास में करवाए थे। तो जो बच्चे पोयम कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं उस वीडियो को वो देख सकते हैं, और बाकी अगर आपने पहले पढ़ा है तो फिर तो मेरी रिवीजन ही करनी है जी। अब सुना ध्यान से, पे पोयम कॉन्सेप्ट है क्या, इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। इसके बाद फिर सेक्शन 6 हमारा पूरा कंप्लीट होगा और आज की रिवीजन हमारी खत्म हो जाएगी। फिर हम कल करेंगे सेक्शन 5 और कल करेंगे 9, क्योंकि 5 और 9 आपस में इंटरलिंक है। 7 करेंगे सैलरी में, 8 हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। अब मुझे फटाफट से ना पोयम की बातें याद कराओ कि पोयम के बारे में आपने क्या पढ़ा था। पोयम 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 सर, पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, असली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। नालायक को, इस पोयम की बात नहीं कर रहा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अच्छा 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 सर, वो फॉरेन कंपनी वाले केस में क्या? यस। अब मुझे बताओ जी सर, फॉरेन कंपनी वाले केस में ना पहली बात तो ये समझो कि अगर टर्नओवर देखो 50 करोड़ तक है फिर तो पोयम हमें चेक करनी नहीं है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है फिर हमें पोयम चेक करनी है। तो पोयम वाला गाइडलाइंस ये बात कहती है कि हम किसी फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे। सर वो ना ये नहीं बता रहे कि पोयम इंडिया के अंदर मान लेंगे, वो कह रहे हैं कि देखो फॉरेन कंपनी अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और उसकी पोयम इंडिया से बाहर होगी तो वो एनआर बन जाएगी, अगर पोयम इंडिया में होगी तो वो आर बन जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ये बताने जा रही है कि एक फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर मान ली जाएगी, कब? अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब सर पहली कंडीशन तो आपने हमें क्लास में बताई थी कि पहली कंडीशन तो ये बताइए आपने कि एक तो उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसकी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं फिर तो आप पोयम इंडिया से बाहर मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि हम ये कब मानेंगे हमारा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। तो गवर्नमेंट करी अगर इन 4 केस में से कोई भी सिंगल केस भी अगर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम ये मान लेना कि तुम्हारा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। एक बार देखो यहाँ पे चेक करो जी, कंपनी आपकी पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे कब? अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, एक तो कंपनी शैल बी एंगेज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड, मतलब कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर होना चाहिए, और दूसरा मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग जो है वो इंडिया से बाहर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो मेजर बोर्ड मीटिंग बाहर होनी चाहिए और आपका पहली कंडीशन क्या है? एक्टिव बिजनेस बाहर होना चाहिए। अब एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर कब मानेंगे? तो गवर्नमेंट करी 4 केस हैं। सबसे पहला केस ये निकल के आ रहा है कि उस कंपनी की पैसिव इनकम उसके टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। उस कंपनी की पैसिव इनकम, जो पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव मतलब बैठे बिठाए पैसा कमाना, पैसिव मतलब बैठे बिठाए। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की इनकम हो गया, कैपिटल गेन की इनकम हो गया, रॉयल्टी की इनकम हो गया, इंटरेस्ट की इनकम हो गया, ये सारी की सारी इनकम पैसिव इनकम है। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक, अगर उस फॉरेन कंपनी की पैसिव इनकम जो है उसकी टोटल इनकम के 50% तक है तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है? उस कंपनी की जो इंडिया में एसेट्स हैं अगर वो टोटल एसेट्स के 50% से कम हैं तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन निकल कर कि उसके टोटल जो एम्प्लॉई हैं उसके 50% से कम एम्प्लॉई अगर इंडिया में हैं तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। दोबारा बोलो, पहली कंडीशन क्या है? सर पहली कंडीशन तो यह उसकी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% तक हो। दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि उसकी टोटल जो एसेट्स हैं उसका लेस देन 50% इंडिया में हो, उसके लिए टोटल एम्प्लॉई है उसका लेस देन 50 इंडिया में हो, और जो भी एम्प्लॉई इंडिया में है उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम हो। तो भाई साहब अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम ये एज्यूम कर लेंगे तुम्हारा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है।
ठीक है। आप देखो पैसिव इनकम किसे कहते हैं, पैसिव इनकम में वही रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, है सारी पैसिव इनकम है। और दूसरा, अगर कोई इनकम आपने कमाई है सेल एंड परचेज से, अगर इनकम आपने कमाई है किससे, सेल एंड परचेज। अब सेल एंड परचेज किसको, टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज और फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब अगर मैंने कोई सामान परचेज किया, किसी फॉरेन कंपनी ने सामान परचेज किया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज से, और सामान आगे सेल भी किसको किया, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, तभी आने वाली इनकम पैसिव इनकम में कवर होगी, नहीं तो इनकम पैसिव इनकम में कवर नहीं होगी। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, ये बातें आपने अभी क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, तो बहुत ध्यान से एक बार नोट्स खोल लेना। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या यूट्यूब फैमिली के बच्चे, आपने जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, आपने भी पोएम कॉन्सेप्ट किया होगा, नहीं किया एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाके सुन सकते हो उसको, ठीक है। मेरी क्लास यहाँ पे डली हुई है, तो अगर दोबारा से रिकॉल करवा दूं, मैंने क्या बोला है, पैसिव इनकम में इंटरेस्ट, रॉयल्टी वाली इनकम होगी। दूसरा, अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन होते हैं, याद करो मैंने क्लास में कहा था, इसको अभी के लिए याद करो, रिलेटेड पार्टी। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारा सीएस प्रोफेशनल के अंदर कवर होगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एसोसिएटेड कौन होते हैं। बट अभी के लिए इतना ध्यान दो, रिलेटेड पार्टी, इट मींस अगर मैंने कोई भी सामान रिलेटेड पार्टी से परचेज किया और रिलेटेड पार्टी को ही सेल किया, तो वहां से आने वाली इनकम पैसिव इनकम बनेगी, ये बात ध्यान देना। देखो जी, ये इनकम पैसिव इनकम है, और आपकी अगर पैसिव इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए। आपके जो इंडिया में एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स के 50% से कम होने चाहिए। आपके जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं वो टोटल एम्प्लॉई के 50% से कम होने चाहिए, और उन पे होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आप ये मान लो उसका एक्टिव बिजनेस बाहर है, और अगर उसकी मेजर बोर्ड मीटिंग भी इंडिया से बाहर हो जाती हैं, तो उस केस में उसकी पोएम इंडिया से बाहर मानोगे, तब जाके वो एनआर बन जाएगी कंपनी। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और ध्यान देना कि देखो, इंटरेस्ट की इनकम तो वैसे पैसिव इनकम होती है, बट बैंकिंग कंपनी जो होती है, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका मेन काम ही क्या होता है, लोन देना। तो इस केस में इनकी इंटरेस्ट वाली इनकम पैसिव इनकम नहीं होती। मतलब सिंपल सी बात मैं बोलूँ, मेरे केस में इंटरेस्ट वाली इनकम पैसिव इनकम है, बट अगर मैं बैंकों की बात करूंगा, उनका तो मेन इनकम ही क्या है, इंटरेस्ट लेना ना, तो उनके लिए तो वो इनकम एक्टिव इनकम हो गई। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हैं, वो इनकम पैसिव इनकम में कवर होगी। बस ये बात ध्यान दो। डन है जी, पक्का पक्का। अब एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करवाना चाहता हूं, 5 मिनट बस मेरे बच्चे, शाबाश। बस 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 बस, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा बैंगनी, मेरा प्याज, मेरा अदरक, मेरा क्या नाम है आपका, मेरा क्या ना, गाजरी कलर का बच्चा, गाजरी कलर का बच्चा। जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, 5 मिनट मेरे को दे दो। पूरा चैप्टर एक बार फटाफट से मैं रिवीजन करवाना चाहता हूं, उसके बाद फिर इसको पैकअप कर देंगे। फिर हम मिलेंगे कल शाम को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर हम मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को, जिसमें हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन कंप्लीट। ठीक है जी, चलो एक बार फटाफट से रिवीजन दोबारा से स्टार्ट करवाता हूँ जी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हेलो 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 भैया, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, कसम लगे माता रानी की, कसम लगे, ऐसे भी नहीं करना, फिंगर क्रॉस भी नहीं करना। मैं अगर फिंगर क्रॉस भी करोगे तो भी कसम लगेगी। बस 5 मिनट साथ दे दो प्लीज, अगर इतना साथ आपने दिया है, प्लीज 5 मिनट बैठ जाओ, प्लीज 5 मिनट बैठ जाओ। चलो एक बात मुझे बताओ जी, चैप्टर हमने स्टार्ट किया रेजिडेंशियल स्टेटस का, 5 से लेकर 9 तक चलेगा। 5 आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। 6 आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का है। 7 आपका है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो सैलरी में डिस्कस करेंगे। 8 हमारे किसी काम का है नहीं, और 9 है इनकम डीम टू बी एक्टिव इन इंडिया। 5 हमने किया नहीं अभी। 6 हमने स्टार्ट किया रेजिडेंशियल स्टेटस का। उससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक बातें की। गवर्नमेंट ने कहा स्टेटस निकालना तो सबका अलग अलग निकालना, सबका सेम मत निकालना। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी तुम स्टेटस निकालोगे तो प्रीवियस ईयर के लिए निकालोगे। तीसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 1 साल में 1 से ज़्यादा कंट्री के भी रेजिडेंट बन सकते हो। फिर फोर्थ, गवर्नमेंट ने कहा इंडिया का सिटीजन होना या इंडिया का रेजिडेंट होना, दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट है। अब मुद्दा आ गया स्टेटस निकालने का। जब स्टेटस निकालना है तो 2 बेसिक कंडीशन है, उन दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बन जाओगे, और अगर दूसरी करोगे तो बन जाओगे, दोनों नहीं करोगे तो एनआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। फिर पहली कंडीशन निकल के आ रही है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अगर उससे ऊपर रहे होंगे तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। अगर 182 डेज से कम रहे बट 60 डेज या उससे ऊपर रहे, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे, तो भी आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो एनआर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि वैसे तो आपकी 2 कंडीशन है, बट गवर्नमेंट के 5 केस ऐसे होंगे जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन का कोई भी काम नहीं है। अब 5 केस कौन कौन से? पहला केस, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहे हो, उस केस में गवर्नमेंट कहती है ओनली 182 डेज चेक करेंगे।
दूसरा केस गवर्नमेंट कह रही कि अगर इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, बस बोलते रहो सर, इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप बाहर जा रहे हो, तो भी 182 डेज चेक करेंगे। बट अब अगर इंडियन शिप के अगर आप मेंबर हो, तो क्रू मेंबर वाले केस में डेज हमें काउंट कैसे करने हैं? डेज हमें काउंट करने हैं जिस दिन आपने शिप ज्वाइन किया, दोबारा बोलो, जिस दिन आपने शिप ज्वाइन किया और जिस दिन आपने शिप साइन ऑफ किया होगा, दोनों का डिफरेंस इंडिया से बाहर मान लेंगे, 365 में से माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस 182 डेज बने तो वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगा, नहीं तो वो नहीं कवर होगा। फिर तीसरा गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो आप वाले केस में 182 डेज चेक करेंगे। और सेम बात है, बट अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है, उस केस में 182 डेज तो है, 120 डेज वाली कंडीशन एक नहीं आ चुकी है, 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी चेक करेंगे। और फिर लास्ट केस ये निकल के आ रहा है, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, आप किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो आप डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। इन 5 केस में आपको 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, बाकी सब केस में आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। ये तो बातें होंगी इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट बनेगा ना, तो फिर आरओआर आरएनओआर वाली बातें होंगी। आरओआर आरएनओआर के लिए एडिशनल कंडीशन, अगर दोनों सेटिस्फाइड करोगे तो आरओआर, नहीं करोगे तो आरएनओआर। फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब 2 केस ऐसे हैं जो हमेशा ही आरएनओआर बनेंगे, 2 केस ऐसे हैं जो हमेशा ही आरएनओआर बनेंगे। दोबारा बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। 2 केस ऐसे जो हमेशा ही आरएनओआर बनेंगे। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब अगर तुम रेजिडेंट बन रहे हो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, तो तुम आरएनओआर बन जाओगे। दूसरा केस गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बन रहे हो तो क्या बन जाओगे? आरएनओआर वाली कैटेगरी में। ये गवर्नमेंट ने बता दिया। फिर बात करते हैं एचएफ हो गया, एओपी, बीओई, पार्टनरशिप फर्म। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारे केस में कंट्रोल चेक करेंगे, अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है तो तुम रेजिडेंट हो, सारा कंट्रोल बाहर होगा तो फिर तुम एनआर बन जाओगे, और तुम्हारे में आरओआर आरएनओआर कुछ नहीं होता। बट हाँ, एचईएफ वाले केस में होता है, उसमें चेक करेंगे करता। अगर करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो एचएफ आरओआर बन जाएगी, नहीं तो अगर करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर एचएफ बन जाएगी आरएनओआर। ये बातें होती हैं एचएफ वाले केस में। अगला फिर आ रहा है कंपनी वाले केस में। अब कंपनी के 2 केस होंगे, इंडियन फॉरेन। फॉरेन इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट बनेगी कुछ भी हो। फॉरेन कंपनी के 2 केस होंगे, या तो टर्नओवर 50 करोड़ तक हो गया, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर टर्नओवर फॉरेन कंपनी की 50 करोड़ तक है तो वो कंपनी हमेशा ही एनआर मानी जाएगी, हमेशा ही एनआर मानी जाएगी, हमेशा ही एनआर नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है। और अगर 50 करोड़ से ऊपर है उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट हम चेक करेंगे। पोयम अगर इंडिया में तो आर बनेगी, पोयम अगर बाहर होगी तो एनआर बनेगी। अब पोयम कैसे चेक करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारी पोयम, वेल शाबाश शाबाश शाबाश, हम तुम्हारी पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? तुम्हारा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन तुम्हारी मेजर बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अब एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर कब मानेंगे? अगर 4 केस हैं। पहला केस क्या निकल के आ रहा है कि आपकी पैसिव इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% तक होनी चाहिए, आपकी इंडिया में जो एसेट्स हो टोटल एसेट्स के लेस देन 50% हो, आपके इंडिया में जो एम्प्लॉई हैं टोटल एम्प्लॉई के लेस देन 50% हो, और उन पे होने वाला खर्चा इंडिया के एम्प्लॉई पे टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये चारों बातें सेटिस्फाइड हैं तो आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। और मेजर बोर्ड मीटिंग आप चेक कर लो तो आपके अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आपकी पोयम बाहर मान लेंगे। अब पैसिव इनकम किसे कहते हैं? इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन की इनकम हो गया ये। और अगर आपने परचेज किया एसोसिएटेड से एंड सेल किया एसोसिएटेड को, तो यहां से आने वाली इनकम ही पैसिव इनकम बनेगी, उसके बेस पे कैलकुलेशन कर लो जी। और आपको मैंने होमवर्क, मैंने आपको क्लास में क्वेश्चंस भी करवाए थे इसके, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो जी तो आपने क्वेश्चन किए होंगे। बाकी मैं एमसीक्यूज में भी एक आधा क्वेश्चन इसका डाल दूंगा। तो ये सारी बातें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की होती है। मैंने कहा चैप्टर खत्म हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की, ठीक है जी। अब एक बार आपने कुछ नहीं करना, घर जाके फटाफट से इसकी सारी की सारी रिवीजन करनी है, ठीक है जी। सारी की सारी सेक्शन नंबर 6 आपने पूरा रिवाइज करना है, सारा नहीं, सिर्फ सेक्शन नंबर 6 आपने एक बार पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। फिर अगली क्लास में सेक्शन नंबर 5 एंड 9 की हम रिवीजन करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, 5 एंड 9 की हम रिवीजन करेंगे और फिर हमारा चैप्टर वाला पैकअप हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे और एमसीक्यूज में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और आप उसको एक बार पहले ट्राई कर लेना मेरे से पहले। और मैं कल उम्मीद करता हूँ कल तक मैं समरी बुक पे डाल दूंगा, नहीं तो पहले वाली समरी बुक डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाके, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं हैं, बहुत थोड़े बहुत चेंजेस आपको मैंने कहा भी है, और उसके अंदर से भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास मेरी। कल की क्लास में
सेम टाइम, मतलब 9 बजे करेंगे। कल हमें एमसीक्यूज करना है, कल हमें रिवीजन नहीं करनी। सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।